हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास की लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आपके सीटेट, यूपीटेट और अन्य टेस्ट के एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई से सीधे सीधे संबंधित है। टॉपिक का नाम है NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखिए, ये लेक्चर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विभिन्न अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं आपके टेस्ट के, उनकी जो पेडागोजी है उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। केवल NCF से ही आपको अपने पेपर में 150 में से कम 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। वो 10 क्वेश्चंस पांचों विषयों में अलग अलग बटे होंगे। 1-2 CDP में पूछ दिए जाएंगे, 1-2 गणित में, 1-2 हिंदी में, इस तरह से आएगा। तो आज का लेक्चर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस की जुगाड़ आपकी सीधी सीधी हो जाएगी। इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसे हर विषय की परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ इसी तरह के आगे के लेक्चरों को देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिल सके। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। NCF 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कुछ इस टॉपिक से संबंधित देखिए, आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको ज़्यादा याद रखने हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिया गया था NCF में जो आपको बिना समझे याद नहीं हो पाएगा। आपको इसमें जो फैक्ट है उनको घुमा के जब पूछा जाए एग्ज़ाम में तो वो आपको याद रखना है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इस दस्तावेज की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं प्रगति नामक निबंध से हुई है। उन्होंने एक निबंध लिखा था, सभ्यता एवं प्रगति। उन्होंने, आपको पता है कि भारत भारती विद्यालय और शांति निकेतन विद्यालय की भी स्थापना की थी। हमारी पाठ्यचर्या का पर रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा योगदान है। 2 लोगों का सबसे ज़्यादा है, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। अगर ये बड़े बड़े नाम आपसे पूछे जाए तो आपको ये 2 याद रखने हैं। इनके अनुसार, NCF के अनुसार, स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी बल्कि बाल केंद्रित होगी। आप जनरली अभी भी होता तो जनरली अभी भी यही है, ऐसा नहीं है कि 2005 के बाद से ये सब बंद हो गया है। एग्ज़ाम में जो पुस्तकों में छपा है उसको पूछने पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ना कि बच्चों ने क्या समझा है उस पर। तो NCF कहता है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। बच्चे के ज्ञान का अंदाज़ा लगाइए, बच्चे के ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करिए। NCF को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। NCERT ने बनाया है और NCERT के निदेशक कृष्ण कुमार ने इसको पूर्ण करने की जिम्मेदारी ली थी और इन्होंने इसको पूरा भी किया है। एक तरह से ये मान लीजिए कि NCERT ने प्रोफेसर यशपाल को कहा कि बनाओ, और फिर कृष्ण कुमार से कहा कि तुम एक बार पढ़ के चेक करो। आप ऐसे याद रखिए। NCF का अगर आपसे कोई मुख्य लक्ष्य पूछ दे कि मेन काम क्या है, NCF का अगर आपको एक शब्द में समझाना हो तो उसका मुख्य लक्ष्य है आत्मज्ञान। यहाँ पर आत्मज्ञान कोई फिलोसॉफिकल नहीं जाना है कि अरे हमको इनलाइटमेंट मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आत्मज्ञान का अर्थ है कि अपने द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को सक्षम बना देना। बच्चा खुद से सीखने लगे, बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा आ जाए, बच्चे के सीखने की अकल आ जाए और बच्चा सीखने की इच्छा भी आ जाए। ठीक है, अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करवाना है। अर्थात स्वयं, आत्मज्ञान से मतलब है स्वयं ज्ञान की प्राप्ति। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सिद्धांत जो हैं, मार्गदर्शी सिद्धांत, वो आपको याद रखने हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, इसीलिए इनको इसी क्रम में इसी में याद रखना है। आपको ये नहीं है कि बस एक बार पढ़ लिए, क्योंकि कई ऐसा होगा कि उसमें लिखा होगा कि बच्चों को मारा पीटा ना जाए, पर वो मार्गदर्शी सिद्धांत में का ना हो, वो सुझावों में हो, वो क्या पता कंपलसरी हो, मार्गदर्शी ना हो। इसीलिए आपको मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंदर जो याद रखने हैं वो मार्गदर्शी सिद्धांत नाम से ही याद रखने हैं। पहला है, ज्ञान स्कूल के बाहर से भी प्राप्त हो, केवल भीतर से नहीं। दूसरा है, रटना नहीं होना चाहिए, कम से कम वो रटना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित पढ़ाई ना होकर बाल केंद्रित पढ़ाई होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया। तीसरा, जो शिक्षा है वो केवल ब्लैक बोर्ड पर नहीं होनी चाहिए,
विभिन्न प्रकार की आप एक्टिविटी करवाइए। पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो पर्यावरण को दिखाइए, ले जाइए पर्यावरण में, उसको वहाँ से सिखाइए। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं शिक्षा में, आप उन सभी का प्रयोग करिए। अगला, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्य बहुत ज़रूरी है, याद रखना। नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य नहीं लिखा है, राष्ट्रीय मूल्य लिखा है। तो राष्ट्रीय मूल्य याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, उसमें लिखा होगा कि आस्थावान विद्यार्थी तैयार करने के लिए किन मूल्यों को ध्यान में रखा जाएगा। पहला राष्ट्रीय मूल्य, दूसरा आध्यात्मिक मूल्य, तीसरा सांस्कृतिक मूल्य। आपको राष्ट्रीय मूल्य लगाना है उसमें। और अब आपने इसका प्रमुख लक्ष्य तो आप समझिए गए, आत्मज्ञान है। अब प्रमुख सूत्र भी सुनिए, बिना भार का अधिगम, अर्थात ये कि पढ़ाई बोझिल नहीं लगनी चाहिए बच्चे को पढ़ाई बोझिल, गंभीर नहीं लगनी चाहिए। बच्चे को पढ़ाई आसान लगनी चाहिए, सरल लगनी चाहिए, खुश मिजाज लगनी चाहिए, जिससे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। हमें बच्चे को मार पीट के, उसे तनाव दे दे के, स्ट्रेस डाल डाल के नहीं सिखाना है। हमें बच्चे को आराम से पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते, आपको पढ़ाना आना चाहिए। ये एनसीएफ का मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रमुख सूत्र है बिना भार का अधिगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। एनसीएफ के मार्गदर्शी सिद्धांत में आखिरी सबसे महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे की देखो अपनी क्षमता कौशल है। हर बच्चे का खुद का एक इनेट टैलेंट है, हर बच्चे की खुद की एक इंटरेस्ट है, उसका खुद का एक रुचि है, और उसी रुचि के हिसाब से आप उन्हें अपने बात कहने का मौका भी दीजिए। कोई बच्चा बैठ के बात करना चाहता है आपसे, उसे बैठ के बात करवाइए। कोई बच्चा खड़े होकर बात करना चाहता है, उसे खड़े होकर बात करवाइए। ये नॉर्मल चीज़ें बोल रहा हूँ। आप हैवी मत चले जाइएगा कि कोई बच्चा बिना कपड़े पहनने आना चाहता है, उसे बिना, वो अभिव्यक्ति नहीं होगा। क्षमता और कौशल, जो कम्युनिकेशन के समय जो उसकी तरीके हैं, उसको उसे करने दिया जाए, ना कि उसे कुछ भी करने दिया जाए। पूर्ण रूप से बच्चों को छूट एनसीएफ में भी नहीं दी हुई है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, और विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका दिया जाए। अगला, अब प्रमुख सुझाव आते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप तो एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये तो नॉर्मल ही बातें हैं। पहला, बच्चे देखो चंचल होते हैं, कूदने फांदने वाले होते हैं, सक्रिय होते हैं। अभी आपने कहा क्या, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि वो स्वयं करके सीखे। जो गलतियां करे आप उन गलतियों में उसकी मदद करें, उसे स्वयं सुधार करने के लिए प्रेरित करें। नई नई चीज़ों को विद्यालय में और विद्यालय के बाहर आजमाइए। केवल विद्यालय में ही पढ़ाई नहीं होगी, विद्यालय के बाहर भी उसकी जो जिज्ञासा है समाज के प्रति, उसको जगाओ, दुनिया से वो सीखे। इसका प्रयोग करना है विद्यार्थियों। सुझाव ये शिक्षकों के लिए हैं, बच्चों के लिए नहीं है। ये सब शिक्षकों के लिए व्यवस्था हो रही है। एनसीएफ बच्चों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं देता, बच्चों को पढ़ाने वालों के लिए गाइडलाइन दे रहा है कि आप सक्रिय बालक है तो उसे स्वयं करके सिखाएं, गलतियां कर रहे हैं तो उससे सुधार करवाएं, नई नई चीज़ों को विद्यालय में और विद्यालय के बाहर आजमाएं। सीखना जो है वो बोझिल नहीं होना चाहिए, वो एक सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। अर्थात सीखना एक बोझिल बात नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ लिया, बैठ गए, अब हो गया काम, उसे ही एक चैप्टर पे फोकस है। नहीं, उस चैप्टर का समाज में गतिविधि से क्या उपयोग है, समाज में उसका लाभ क्या है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है और उसी हिसाब से बच्चे को पढ़ाना है। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सीखने में मतलब जैसे आप एक मशीन को प्रोग्राम करते हैं, उस तरह से आप बच्चे को प्रोग्राम नहीं करेंगे। यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। बच्चे को सिखाते समय बच्चे के अंदर आप डर या का भाव पैदा नहीं करेंगे। अनुशासन ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि वो पूरी तरह से एक भावना में बंध जाए और अपने भावों को व्यक्त ही ना कर पाए, बल्कि अनुशासन का प्रयोग भी आनंद और संतोष में ही करना चाहिए। इस तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को बालक लिखा हुआ, बालक बालिका दोनों सभी जगह महत्वपूर्ण मानो। और बच्चे की जो भाषा है, जिस तरह से बच्चा बोल रहा है, तुतला रहा है, उसको कुछ शब्द नहीं आते, वो जैसे भी अपनी बात कह रहा है उसको सम्मान दिया करो। उसका मजाक नहीं उड़ाना है। शिक्षकों को उसका सम्मान करना है आपको।
अगली बात, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पे जो और एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाने लगती हैं और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में भी आपको लिखी मिलेंगी। पहला, भाषा और गणित सबसे ज़रूरी होगा, सामाजिक विज्ञान सब कुछ बाद में, पहले भाषा और गणित, यानी कि तार्किक शिक्षा पे ज़्यादा फोकस है। गणित को ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला है अगर आपने किसी और चीज़ से, तो ऑब्वियसली आप तार्किक शिक्षा को बल दे रहे हैं, तो तार्किक शिक्षा पे बल है, इस बात से आपको ये समझना है। 3 भाषा का सूत्र चलेगा, त्रिभाषा सूत्र। अब ये 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? एक होगी उस इलाके की भाषा, उसकी निज भाषा जिसको आप बोलेंगे, जिसमें वो अपने घर पे बात करता है, एक वो भाषा। एक होगी एक आधिकारिक भारतीय भाषा और एक होगी इंग्लिश। इस तरह की 3 भाषाओं की वकालत बहुभाषा भाषावाद, मल्टीलिंगुअल थ्योरी के अनुसार शिक्षकों को अलाउ करनी है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के 3 पढ़ाने ही पढ़ाने हैं, नहीं, मैक्सिमम 3 आपको पढ़ाने हैं। इससे कम में काम चल रहा है, कम में काम चलाइए, नो इशू। क्योंकि मेरी निजी भाषा जैसे हिंदी है, मैं घर पे भी हिंदी बोलता हूँ, तो मुझे तीसरी भाषा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश 2 से काम मेरा चल जाएगा। इस तरह से मैक्सिमम 3 भाषाओं की वकालत की गई है बहुभाषावाद सिद्धांत के अनुसार NCF में शिक्षकों के लिए। भाषा के 4 कौशल ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ेंगे जाके, जब आप उसकी पेडागोजी मेरे द्वारा पढ़ेंगे। पेडागोजी के लेक्चर भी आने ही वाले हैं इस CDP के लेक्चर ख़त्म होने के बाद। तो 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी क्रम में उन्हें सिखाइए। आप बच्चे को पहले लिखना नहीं सिखा सकते कि उसे बोलना आता नहीं है और आपने उसे लिखना सिखाना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। बच्चा पहले जो सुन रहा है उसे समझ पाए, उसके बाद उसको बोलना सीख जाए, उसके बाद अगर वो उसे लिखा मिले तो उसे पढ़ना सीख जाए और उसके बाद उसको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह से भाषा के जो ये 4 कौशल हैं ये बच्चों को सिखाने हैं। जो मूल्यांकन है, जो मार्कशीट, जो क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम होंगे बच्चों के, वो सतत और व्यापक होने चाहिए। अब सतत और व्यापक के लिए मैं लेक्चर, मूल्यांकन का लेक्चर एक अलग से आएगा, यहाँ मैं आपको छोटे से तरीके से बता देता हूँ। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे का जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं वो कंटिन्यूस देखिए, हर दिन उसको नोटिस करिए। ये नहीं है कि 1 महीने में 1 टेस्ट ले लिया और आपका काम हो गया, नहीं 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 नहीं। अगर मान लीजिए उस टेस्ट में उसके नंबर ख़राब आए हैं तो फिर उसका 1 महीना तो बर्बाद हो गया है ना। उस 1 महीने को आप वापस तो पढ़ा नहीं सकते, वो महीना गया। इसीलिए मूल्यांकन सतत करिए, कंटिन्यूस करिए और उसके हिसाब से अपनी पढ़ाने के तरीके में चेंज भी लाइए, जिससे बच्चे को अच्छे से अच्छी तरीके से आप पढ़ा सकें। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि केवल एक तरीके से चेकिंग मत करिए बच्चे की, विभिन्न तरीकों से उसकी चेकिंग करिए। सबसे पहले तो ये 4 तरीके हैं ही आपको किसी ज्ञान के, ऐसा नहीं है। इसमें जनरली देखिए हमारे एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें जनरली जो चौथा सेक्शन है लिखना, फोकस सबसे ज़्यादा उसी पे होता है। एग्ज़ाम पेपर आएगा, आप लिख दिए और आगे बढ़ गए। व्यापक मूल्यांकन में पहली चीज़ तो है कि विभिन्न जो उसके तरीके हैं उनका यूज करिए। बच्चे का वाइवा लीजिए, वाइवा मतलब होता है उसको बोलने से, उसको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिए। बच्चे को पढ़ते, जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की सुनने की क्षमता को चेक करिए सतत मूल्यांकन के जरिए। उसकी लिखने की, बोलने की, सबकी क्षमता को आप वहाँ से चेक करते चलिए। और भी करना है, और उस जो ज्ञान आपने उसको दिया है उस ज्ञान का केवल ये टेस्ट नहीं लेना है कि उसको कितना आ गया है, उस ज्ञान का यूज वो समाज में कर पाएगा या नहीं, उसका टेस्ट लीजिए। उस ज्ञान से उसको दिक्कत तो नहीं है, उस ज्ञान में उसको डाउट है क्या, 50 तरीके से उसका टेस्ट लेने को ही व्यापक मूल्यांकन बोलेंगे। आप इतना दिमाग में भर लीजिए, कंटिन्यूअस, सतत और 50 तरीकों से लेना है, 50 तरीकों को ध्यान में रख के लेना है, उसको व्यापक मूल्यांकन बोला जाएगा। अगला मूल्यांकन हो गया। अब आकलन देखिए। आकलन का मतलब होता है जब आप मूल्यांकन कर लें तब आप बच्चे की क्षमता सोचते हैं कि गधा है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, उसे आकलन कहा जाता है, इवैल्यूएशन। आकलन उसको छोटा दिखाने वाला नहीं होना चाहिए कि ये तो गधा है, ये तो मूर्ख है, इससे उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। आकलन रचनात्मक होना चाहिए, मतलब ये कि बच्चे को आपको ये देखना है कि उसने क्या क्या अच्छा किया है, उसको भी हाईलाइट करिए अधिक। क्या क्या अच्छा नहीं किया है उसके बारे में आप ये कहिए कि इस बच्चे से इस जगह में ये कमी हो गई है और उस कमी को दूर करने के लिए
आपको क्या करना है और बच्चे को क्या करना है वह निदानात्मक मूल्यांकन में आता है। रचनात्मक से आप समझिए कि आपको करना क्या है, और निदानात्मक में आप जब वो कर देते हैं तो उसे निदानात्मक कह देते हैं। निदानात्मक आकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को अपने दिमाग में भर लीजिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कक्षा 10 की परीक्षा यानी हाई स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसको एनसीएफ ने कहा है कि ऐच्छिक करो, इसको कंपलसरी मत रखा करो। पर्सनली मैं इसे गलत मानता हूँ। बोर्ड एग्जाम होने चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा प्रेशर आता है, जिससे ज्ञान जो है अच्छा होता है। हाई स्कूल तक की पढ़ाई अगर आपकी कमज़ोर है तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आती है। लेकिन एनसीएफ ने कहा है कि हाई स्कूल की पढ़ाई, हाई स्कूल का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको कंपलसरी मत रखिए, ऐच्छिक रखिए। अब आते हैं अगली बात पे। बच्चे को आपको डेफिनेट आंसर नहीं देना है कि केवल यही उत्तर सही है। एनसीएफ के अनुसार किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान नहीं माना जाएगा, अर्थात किसी भी एक फैक्ट को फैक्ट ना मान के ओपिनियन मानना है आपको कि ये आपका विचारधारा है। बच्चे को 50 तरीकों को समझने का और 50 चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, केवल एक ही चीज़ को एक्सेप्ट ना करने का ट्रेनिंग आपको देना है। अगर केवल एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आगे चल के कट्टर बन सकते हैं। एनसीएफ का ये मानना है, इसीलिए किसी भी एक सूचना को आप ज्ञान नहीं मानेंगे। और जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं जो आप पेडागोजी में अभी मुझसे पढ़ेंगे, उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग करिए, क्योंकि वो इसीलिए बनाए गए हैं। ज्ञात से अज्ञात, पहले जो दिख रहा है उसे पढ़ाओ, फिर जो नहीं दिख रहा है उसे पढ़ाओ। मूर्त से अमूर्त, अगेन पहले जो दिख रहा है उसे पढ़ाओ और फिर जो नहीं दिख रहा है उसे पढ़ाओ। लेकिन ज्ञात से अज्ञात में उसका अर्थ होता है कि पहले जो आपको दिख रहा है, जो आप जानते हैं, किताब आपको दिख रही है, आप जानते हैं ये किताब है, तो पहले किताब की जानकारी दो। अज्ञात जो आपको उसके बाद नहीं पता है, उसे आप पुस्तकालय की किताबों में जाके ढूंढवाइए। मूर्त से अमूर्त में जो चीज़ें वास्तविक रूप से हमें दिखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, पहले हमें उनकी जानकारी देनी है, और उसके बाद जो नहीं दिख रही हैं उसकी जानकारी देनी है। सरल से कठिन की ओर, पहले सरल सरल पढ़ाइए, जोड़ घटाना गुणा भाग, फिर कठिन पढ़ाइए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, ये सब चीज़ें, इनका अधिकाधिक प्रयोग करना है। शिक्षण सूत्र आपको अच्छे से बाद में और पढ़ाऊँगा, अभी आपको ये याद रखने हैं कि शिक्षण सूत्रों का अधिकाधिक प्रयोग करना है। बच्चों में सजा या पुरस्कार की भावना को समाप्त करिए। सही आंसर देने पे चॉकलेट, गलत आंसर देने पे डंडा, ये विचारधारा ख़त्म करवानी है आपको एक शिक्षक होने के नाते, ऐसा एनसीएफ ने कहा है। सजा और पुरस्कार की भावना को समाप्त कर दीजिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों के जो अभिभावक हैं, जिस जगह पे स्कूल है उस जगह पे रहने वाले लोग हैं, उन सबको भी शैक्षिक गतिविधियों में आप शामिल करिए, जिससे उसका जो सामाजिक भाग है वो अच्छा हो सके। इनको भी शैक्षिक गतिविधियों में जोड़ा जाए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। जो बड़ा बड़ा पाठ्यक्रम और जो मोटी मोटी किताबें हैं, ये असफलता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप करिकुलम बना नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपने सब दे दिया। बच्चे को 10 शब्द सिखाने हैं, आपको समझ में नहीं आया तो आपने पूरी डिक्शनरी ही पकड़ा दी कि लो इसमें से तो 10 शब्द फंस ही जाएंगे। ये गलत तरीका है। आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करके बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाना है, उसमें मोटी मोटी किताबों का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से शिक्षकों को काम करना है। आगे बढ़ते हैं। जनरली जो हमारी नैतिक शिक्षा है या जो मूल्यवान शिक्षा है, उसमें विभिन्न मूल्यों को उपदेश देकर नहीं सिखाना है। चोरी करना बुरी बात है, ये आप लिखवा दिए, रटवा दिए, इससे बच्चा सीखेगा नहीं। आपको उसके लिए उपयुक्त एक्सपेरिमेंट उसके सामने करने हैं, उसे कहानियाँ सुनानी है, चारों तरफ उसके माहौल इस तरह का बनाना है, स्वयं आपको उसे इस तरह का व्यवहार दिखाना है, जिससे वो विभिन्न जो मूल्य हैं कि समाज में कैसे रहो, सही गलत क्या है, परिवार में कैसे व्यवहार करो, संस्कृति के साथ कैसा करना है, और विभिन्न जो बुद्धि वाले क्वेश्चन है कि गाड़ी फंस जाए अगर किसी गड्ढे में तो क्या कर, इस तरह के जो विभिन्न मूल्य हैं आपके, इनको वातावरण बना के सिखाइए
केवल लेक्चर दे के मत चले जाइए कि हाँ ऐसे ऐसे करना, ये मत करना, वो मत करना, और आप चले गए, उससे सीख नहीं पाएगा बच्चा। बच्चों के आपने ये नहीं, और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी बात है कि स्कूल के बाहर का जीवन भी तनाव मुक्त करिए। अब आप कहेंगे कि शिक्षक कैसे कर लेगा, तो होमवर्क उस तरीके से दीजिए जिससे बच्चे को बोझ ना लगे। उस बच्चे को होमवर्क इस हिसाब से भी दीजिए कि उसे बोझ ना लगे, कम देना है और इस तरीके का देना है जिससे कि उसको पढ़ाई बोझिल ना लगे। उसको आप चित्र बनाने को बोल दिए हैं कि वृत्त का चित्र बना के लाओ, तो आपने उसको बोल दिया 8 वृत्त के चित्र बना के लाओ। 8 क्यों बनाने हैं, उसको बोलो 2 बना के लाओ, और वो 2 वृत्त के चित्र आप अपने यहाँ मम्मी की चूड़ी देख के बनाएंगे। उनको चूड़ी को अपने आप पन्ने पर रखेंगे और उसके अंदर और बाहर गोला घुमाएं, पेन फिराएंगे जिससे वृत्त बनेगा। इस तरह से आप उसको होमवर्क देंगे जिससे उसके बाहर का जीवन भी तनाव मुक्त होगा। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दीजिए। देखिए, आप बच्चे को पहले नॉर्मल सब पढ़ा दिए, उसके बाद आप पुस्तकालय में उसको ले गए और उससे कहा कि अब तुमको क्या पढ़ना है तुम खुद देखो। उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है। अगर आपने पुस्तकालय में कह दिया गणित की किताब लेके आओ पढ़ो, पता लगा उसका इंटरेस्ट जो है हिंदी में ज़्यादा है, उसका इंटरेस्ट भूगोल में ज़्यादा है, तो बच्चों को उसकी स्वयं पुस्तकें चुनने का अवसर दीजिए जिससे कि उनकी स्वयं निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो। हमें अंत में यही तो चाहिए कि बच्चे बार बार किसी से पूछे नहीं। बड़े होकर भी अगर वो फिर पूछते ही रहेंगे तो फिर वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाएंगे कि जिससे तुम पूछ रहे हो फिर वो डिसाइड करेगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद डिसीजन लेने हैं। तो ये जो है बच्चों को शुरू से ही सिखाना है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। सुनने में ये लाइन बहुत गलत लगती है। मनोरंजन ही तो ज़्यादा जरूरी होना चाहिए बच्चों के लिए, ना कि सौंदर्य बोध कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, वो कैसे दिख रहा है, टीचर क्या है कर रहे हैं। पर यहाँ एनसीएफ ने क्लियर बोला है कि हमारा सौंदर्य बोध का मतलब क्या है। सौंदर्य बोध का मतलब है कि केवल मनोरंजन देखो वो करता है जिसको, जो ध्यान से समझना नहीं चाहता कि सामने क्या हो रहा है, वो टाइम पास के लिए देख रहा है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो आपके टाइम पास नहीं होने चाहिए कि हाँ 2 घंटे का कार्यक्रम है, 15 अगस्त का चले गए, झंडा फहरा, नहीं। सौंदर्य बोध का अर्थ यहाँ है कि आप फील भी करिए कि आज स्वतंत्रता दिवस है, आज 15 अगस्त है। फीलिंग जो आपको उसकी लेनी है वहाँ, उसको सौंदर्य बोध कहा है एनसीएफ ने। शिक्षकों को भी ये बोला है कि देखो जो विभिन्न अकादमिक संस्थान हैं, डीएलएड, बीटीसी या बीएड वाले, उनको जो है जो भविष्य के शिक्षक हैं उनको भी आपको नई नई चीज़ें सिखानी है। ये नहीं कि उनको तो आप नॉर्मल चीज़ सिखा दिए फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डिनरी टीचर्स क्रिएट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स क्रिएट ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। लेकिन एक ऑर्डिनरी टीचर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बना नहीं पाएगा क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाएगा। इसीलिए शिक्षकों को भी आपको कंटिन्यूअस नई नई इनोवेशन सिखाती रहनी है जिससे कि वो बच्चों को और लाभ दे सकें। अब आते हैं अगली बात पे। जो हमने अभी बोला, परिवार और आसपास रहने वाले लोग हैं उनको भी मानवीय संसाधन के रूप में प्रयोग करो, उनको भी शिक्षा में जोड़ो जिससे बच्चों को आसपास की चीज़ों को सीखने का मौका मिले, जिससे वो आसपास की चीज़ों से और अच्छे से जुड़ सकें। उनकी शिक्षा को समुदाय का प्रयोग करके और अच्छा बनाइए। अगली चीज़, ये अपने मन से डिसाइड मत करो कि कक्षा 6 का बच्चा ये पढ़ेगा, 7 में ये ख़त्म करवा देंगे, 8 में ये हो जाएगा, इंटर में ये हो जाएगा। नहीं। बच्चों के मानसिक स्तर और योग्यता के हिसाब से आप पाठ्यक्रम डिसाइड करिए। पाठ्यक्रम का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पाठ्यक्रम का केंद्र क्या होना चाहिए, ज्ञान या बच्चा? आपका आंसर होगा बच्चा, ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं, याद रखिएगा, ये फिर से उसमें आएगा क्वेश्चन। पहला होगा ज्ञान, दूसरा होगा सामाजिक मूल्य या नैतिकता, और तीसरा होगा बच्चा, और चौथा होगा टीचर। आप ज्ञान या नैतिकता में पहले चले आएंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। नहीं। पाठ्यक्रम का केंद्र होगा बच्चा, बच्चे का मानसिक स्तर और उसकी योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा। ये भी एक अगली लाइन बहुत ज़रूरी है जो क्वेश्चन में आएगी। शांति शिक्षा
ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन है उससे कॉन्सेप्ट लिया गया है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा मिले, जिसमें समाज में शांति आए, दंगा फसाद नहीं करो, सभी धर्मों की इज्जत करो और अपने धर्म की भी इज्जत करो, महिलाओं के प्रति आदर रखो। इस तरह की शांति शिक्षा को बच्चों को सिखाओ और शांति शिक्षा के जरिए बच्चों को जिम्मेदार बनाओ। ये भी शिक्षकों का दायित्व है कि उन्हें बच्चों के लिए ये करना है। बालकों के चहुमुखी विकास के लिए पाठ्यचर्या बनाओ। ये नहीं कि केवल एक चीज़ पढ़ा दिए, हिंदी में तुम मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ा दी वो आगे बढ़ गए, नहीं। चहुमुखी विकास, बच्चे में एक तो भाषा के वो 4 गुण आ जाएं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 आ जाएं। उस मुंशी प्रेमचंद को पढ़ के उस मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में जो चीज़ उठाई है वो समझ में आ जाए, उस चीज़ को समाज में देखना आ जाए। इस तरह से जो चहुमुखी विकास है, आपको अपना करिकुलम, आपको बच्चे को पढ़ाने का तरीका उस हिसाब से डिसाइड करना है। समावेशी वातावरण बनाया जाए सभी विद्यार्थियों के लिए। मतलब ये कि ये नहीं है विभिन्न जातियों में आप भेदभाव कर रहे हैं, लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर अगर कोई बच्चा आ गया है, किन्नर बच्चा है, उसमें ये कोई भेदभाव नहीं करना है आपको। जिस बच्चे का मैथ कमज़ोर है और जिस बच्चे का मैथ अच्छा है, उनमें भेदभाव नहीं करना है। आपको हर प्रकार के बच्चे को अच्छी तरीके से ट्रीट करना है। हर बच्चे को आपकी क्लास में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला पड़ गया। अगर वो अकेला पड़ गया है तो उसमें अलगाव की भावना आएगी, वो आगे चल के बहुत कष्टदायक हो जाएगा समाज के लिए। इसलिए एक समावेशी वातावरण आपको बच्चों के लिए बनाना है। अब आते हैं आखिरी स्लाइड पे। इसके बाद आपका एनसीएफ ख़त्म हो जाएगा, इससे बाहर आएगा नहीं, टेंशन मत लेना। प्रीवियस पेपर और अच्छे से पढ़ लेना, एनसीएफ से फिर कोई क्वेश्चन नहीं आपको दिक्कत देगा कभी। मेरे यूट्यूब वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आप आगे चल के भी इसी तरह के और लेक्चर्स को देख सकें। अब आइए पढ़ते हैं आखिरी बात, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है, एनसीएफ है, हमें उससे 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिलती है। एक तो बहुभाषावाद, करके सीखना, और रचनावाद। रचनावाद का अर्थ होता है कि हम बच्चे को खुद पढ़ा के हम बेसिकली चाहते हैं कि बच्चा खुद पढ़े, अपने विचारों की रचना खुद करे, हमारे द्वारा हम जो बोलें उसको ही जीवन का सत्य मान के ना जिंदा रहे, उसे रचनावाद कहा जाता है। तो हमें रचनावाद पैदा करना है, बहुभाषावाद को यूज करके 3 भाषाएं मैक्सिमम पढ़ानी है, करके सीखने पे बल देना है, जिससे बच्चा अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से ज़्यादा सीखे। शिक्षक का मेन कार्य है सुविधा करता या सुगम करता। मतलब शिक्षक एक गुरु की भांति कार्य करेगा जो बच्चे को ज्ञान प्राप्ति में मदद करेगा, सहायक की भांति। ज्ञान का स्रोत नहीं बनेगा वो, कि मेरे पास जो ज्ञान है वही ज्ञान है, उसी को लो, उसमें कोई परिवर्तन मत करो, ऐसा नहीं करना है। बच्चे को जो आप बच्चे में बेसिकली जिज्ञासा जगाइए किसी विषय के प्रति, और फिर उसके बाद उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते चले जाइए। आपका काम बस इतना ही है टीचर के रूप में। और एनसीएफ इसके लिए जो प्रमुख विधियां बताता है, उन विधियों को भी आप पेडागोजी में अच्छे से पढ़ेंगे मेरे द्वारा। अभी आप उनके नाम देखिए, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। सम्मिश्रित विधि इन सबका मिक्सचर है। सामूहिक विधि का मतलब होता है कि आप बच्चों को समूह में सिखवाइए, अर्थात ये है कि एक बच्चे को अलग अलग करके मत सिखाइएगा, उससे उनके आपस में संबंध खराब हो सकते हैं। 2 बच्चों को आपस में जोड़ के सिखवाइए। इसके लिए खेल विधि सबसे बढ़िया होती है। एक कबड्डी खिलवाओ, उसको खिलवाओ जिससे वो गिनती याद रखे कि हाँ अभी 2 लोग बचे हैं मारने को, अभी 3 लोग बचे हैं क्रिकेट खिलवाओ, अभी इतनी गेंदें बची हैं, अभी उसकी बैटिंग आएगी। समूह में खिलवाइए, उसको सामूहिक विधि बोलेंगे। करके सीखना तो आपको पता ही है, उसको स्वयं चीज़ें करने दीजिए और उसको समझने दीजिए। निरीक्षण विधि और परीक्षण विधि में अंतर बहुत कम है। निरीक्षण विधि के अनुसार सीधा सीधा लॉजिक होता है कि ऑब्जर्वेशन विधि बोला जाता है इसको। निरीक्षण विधि के अनुसार अगर उसे कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरम है, कोई लॉ है, कोई नियम है, तो उससे बोलो
कि तुम इस नियम को समाज में कहीं देख रहे हो क्या, उस बात का निरीक्षण करके आओ, उस बात के निरीक्षण से उसको सीखो। परीक्षण में होता है कि वो जो नियम बोले हो अब उसका खुद एक तुम स्थिति बनाओ और उसका परीक्षण करके देखो, बस इतना ही अंतर है। मतलब इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि गोल चीज़ें लुढ़कती अच्छे से हैं, खींचती कम अच्छे से हैं। गोल चीज़ों को लुढ़काइए तो आराम से लुढ़क जाएंगी, ये एक नियम है। तो उसको आप निरीक्षण विधि में बोलेंगे कि दुनिया में गोल गोल चीज़ें जहाँ जहाँ हैं देखो वो लुढ़क अच्छे से नहीं है या नहीं। और परीक्षण विधि में वो कहेगा कि एक गोल गेंद लाओ और उसे लुढ़का के देखो कि वो लुढ़क रही है या नहीं। इस तरह से निरीक्षण और परीक्षण विधि को आपको यूज करना है। आज एनसीएफ के इस लेक्चर में इतना ही। एनसीएफ आपका आज ख़त्म हो गया है। मैं फिर रिपीट करूँगा, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल एंड गेट द PDF of this lecture on my Telegram group, which link has been provided in the description. थैंक यू वेरी मच। आपका CTET का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। जय हिंद।